हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि एमटीएस के एग्जामिनेशन 2 तारीख से शुरू हो चुके हैं, हम आप लोगों को जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन बिंदुओं को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, हमारी आज की मैराथन की 10वीं क्लास है। इसके में हम जो कल क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों को पहले हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, कल के हमारे जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन मेरा कल का यही था कि कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है। तो मैंने बताया लोक कल्याण भारत की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एकमात्र संशोधन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर संघ छोड़ करके पेपर में यूनियन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले यूनियन को प्रायोरिटी देना है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि संघ भारत, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2 में ये कहा गया है कि जो विदेशी राज्य है वो भारतीय राज्य में कैसे मिलेंगे, उसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया गया है। आर्टिकल नंबर 3 में जो भारत के क्षेत्र हैं, भारत के राज्य के अंदर जो क्षेत्र हैं, उनके नाम में परिवर्तन और उनके बदलाव की स्थिति संसद के द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 4 में यह जिक्र किया गया कि आखिर जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत बदलाव होगा उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और यह आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। इतनी बातें मैंने आपको बताया था। मूल अधिकारों का संरक्षक आखिर भारतीय संविधान में कौन है, तो न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट, ये मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 127 में बताया गया है कि तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। इसमें 65 वर्ष की उम्र तक ये लोग अधिकतम रह सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेकांग डेल्टा कहाँ पे अवस्थित है, बताया वियतनाम में मेकांग डेल्टा अवस्थित है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। म्यांमार की राजधानी न्यापिता है। कंबोडिया की राजधानी न्यो पेन है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक होता है। मैंने ये चीज़ें आपको बताया था। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये घास के मैदान है। माओरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में जातियाँ हैं। एमू कहाँ पे है, जापान में। अफ्रीदीस अफ्रीका में नहीं है। पिग्मी कहाँ है, कांगो बेसिन में है। बद्दू कहाँ की जनजाति है, अरब की जनजाति है। रेड इंडियन और निग्रो जनजाति, ये तो हमारी नॉर्थ अमेरिका की हो गई। वेदास जनजाति कहाँ की है, वेदास श्रीलंका की जनजाति है। इतनी बातें हम आपको कल बताए थे। अब मैंने आपको कल क्या बताया था, ठोस से, अगर ठोस से द्रव बदल रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोले थे, गलनांक बोले थे। गलनांक यानी वह ताप जिस पे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है उसे गलनांक बोलते हैं। अगर ठोस से सीधा किस में बदल जाए, द्रव में बदले ही नहीं, सीधे गैस में चला जाए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया NH4Cl जिसे नौसादर कहते हैं। उसके बाद ठोस CO2 हो गया, उसके बाद आयोडीन हो गया। आयोडीन के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, जो नेफ्थिलीन है, ये इतने जो है डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन में क्रिया के द्वारा होते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बताया था। तो निम्नलिखित में कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ये भी सही बताया। पोर्टलैंड ब्राज़ील में नहीं है, पोर्टलैंड आपका साउथ अफ्रीका में है। वेल्ड अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। स्टेपीज आपका यूरेशिया में है। स्टेपीज के बाद आ गया प्रेरीज घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका। पंपास घास के मैदान आपका वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका की लोकेशन है। वेल्ड कहाँ पे है, वेल्ड लोकेशन आपकी साउथ अफ्रीका हो गया। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड में कौन सा है घास का मैदान, कैटनबरी
घास के मैदान। उसके बाद मैंने बताया एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, सबसे छोटी इकाई बिट है। उसके बाद बाइनरी अंक में 0 और 1 कंप्यूटर इसी डेटा को पढ़ता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक निबल में 4 बिट होते हैं। इतनी बातें मैंने आपको कल बता दिया था। 18 आर्गन 40, 19 आर्गन 40 और कैल्शियम 40, यानी इसके परमाणु भार क्या है, सभी के समान है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, समभारिक। जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे समन्यूट्रॉनिक, और समस्थानिक यानी जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा, क्या, एटॉमिक नंबर जिसमें समान होगा उसे हम बोलेंगे समस्थानिक। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट के बारे में मैंने बताया। कॉपर सल्फेट का फार्मूला बताया था CaSO4 × 5H2O। उसके बाद आपका है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। जिप्सम के CaSO4 × 2H2O। ये इसमें जितने दिए गए हैं सब कितने वाटर हैं, इसमें 5 वाटर है, इसमें 10 और इसमें 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की तरह हटती है, तो किस, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, जो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मैंने बताया, क्या, एक्शन और रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया तृतीय नियम। पहले नियम से मैंने क्या बताया, इसी को बोलते हैं क्या, गैलीलियो नियम या जड़त्व का नियम, या इसी से क्या आता है, बल की परिभाषा। पेपर में पूछेगा कि बल की परिभाषा किस नियम से आती है, तो पहले नियम से, लेकिन जो फोर्स है उसका सूत्र किससे आता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से आता है। ये चीज़ें मैं पिछले क्लासेस में आपको करा दिया था। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके द्वारा पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा सनलाइट के उपस्थिति में, क्या, सनलाइट के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने के साथ साथ ये पानी और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक, इतनी, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। ठीक, पूछता है कभी कभी आखिर जल से किसका निर्माण हो रहा है, तो जल से ये ऑक्सीजन बन रहा है, और CO2 से मेरा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था, देखिए जो कुत्ता कोई होता है उसको लोग बोलते हैं लुई लुई, इसका मतलब कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज, यानी रेबीज की टीका की खोज किसके द्वारा किया गया, लुई पास्चर के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन के बारे में मैंने बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, क्या, फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज किया गया, पेनिसिलिन की खोज किया गया। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा, बेंटिंग और बेस्ट, क्या, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया। पोलियो के टीके की खोज करता जोनाल साल्क, कौन, जोनाक जो साल थे, ये पोलियो के टीके के खोज करता थे। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया था। बताया था क्या, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया, फंक के द्वारा किया गया। उसके बाद आपको मैंने कुछ और चीज़ें बताया था। जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, हमारे अरस्तु हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा डे मनाया गया, पर्यावरण दिवस। 23 मार्च को मनाया गया कौन सा दिवस, शहीद दिवस। क्यों, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, 21 अप्रैल। अप्रैल के बारे में मैंने सब कुछ आपको डिटेल्स में बता दिया है पिछले वीडियोज़ में। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज। 1 जुलाई को क्या मनाए जाते हैं, डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को मनाते हैं क्या, GST डे। 1 ही जुलाई को मनाते हैं क्या, SBI की स्थापना। SBI क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बैंक है, SBI बैंक। मैंने ये बात बताया आपको। जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट डेज थे उन डेज को हम कल की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके यहाँ तक हमारा अब कल का क्वेश्चन था। अब रिवीजन के बाद हम बात करते हैं अपने आज की क्लास का क्वेश्चन। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, मुगल डायनेस्टी, क्या, मुगल वंश। आखिर मुगल वंश आया कब, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। किस युद्ध के पश्चात हुआ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हो गई।
तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें क्या हुआ, बाबर ने लोदियों को हरा दिया। किसको? बाबर ने लोदियों को हरा दिया। जहां मैं कट करूंगा इसका मतलब वो लोग क्या हो गए, हार गए। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पेपर में पूछ सकता है आखिर इब्राहिम लोदी यानी युद्ध भूमि में, किसमें? रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था? वो इब्राहिम लोदी है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पे लोदी वंश का अंत कर दिया। उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी। फिर क्या बताया मैंने? बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया था। बाबर कहाँ का रहने वाला था? जो बाबर है ये फरगना का रहने वाला था। कहाँ? फरगना का रहने वाला था। इसके पिता कौन थे? पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा पिता इनके कौन है? उमर शेख मिर्ज़ा। ये किससे थे? तैमूर वंशज थे। कौन? तैमूर वंश से संबंधित इनके पिता थे। ठीक, इनकी माता का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था चंगेज खान से, चंगेज वंश से इनकी माता बिलोंग करती हैं। बाबर के बारे में मैंने क्या बताया था? चार बाग शैली का जनक। क्या? चार बाग शैली का जो जनक है ये भी बाबर है। उसके बाद क्या बताया? मोइबियान पद्धति। कौन? मोइबियान पद्धति का जनक कौन है? तो ये भी बाबर है। मोइबियान पद्धति में से क्या होता था? नहरों के द्वारा जो फूल होते थे, फूल यानी बगीचों में सीधा पानी जाता था, उसी को बोलते हैं मोइबियान पद्धति। मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक बात बताया था कि नहरों का आखिर जाल सबसे ज़्यादा किसके समय में बिछाया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में। लेकिन नहरों का प्रारंभ किसके समय में किया गया? गयासुद्दीन तुगलक के समय में किया गया। उसके बाद बाबर की आखिर मृत्यु कब होती थी? 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी। क्या? बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बाबर की क्या है? आत्मकथा है। पूछता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की लैंग्वेज में बाबर की आत्मकथा, ये बाबर स्वयं इसको लिखा था। उसके बाद इसी का जो फारसी अनुवाद हुआ, तो इसका फारसी अनुवाद एक अकबर के समय में एक कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। क्या? अब्दुल रहीम खान खाना, इनके द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? बाबरनामा। कभी अगर पेपर में पूछेगा कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तुजुक ए बाबरी का फारसी में ट्रांसलेशन है। इतनी बातें मैंने आपको बाबर के बारे में कल बता दिया था। अब हम आज बात करेंगे आखिर हुमायूं के बारे में। देखिए, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 हो गया। उसके बाद आता है क्या? हुमायूं। यानी बाबर की जब मृत्यु हो गई 1530 में, उसके बाद 1530 से लेकर के 1556 तक किसका कार्यकाल रहता है? ये रहता है हुमायूं का कार्यकाल। लेकिन हुमायूं के कार्यकाल में एक विरोधाभास है। तो ये 1530 से लेकर के 1540 तक ये हुमायूं पहले कार्यकाल तक था। उसके बाद 15 साल तक इसने क्या किया? निर्वासित जीवन जिया। कितने साल तक? 15 साल तक निर्वासित जीवन। निर्वासित जीवन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस समय ये 15 साल के दौरान न ही राजा था और न ही भारत में रहता था। उसके बाद फिर कब आता है? 1555 में आता है और 1556 तक। यानी हुमायूं दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा, मुगल वंश में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने 2 बार कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र शासक कौन है? तो हुमायूं एकमात्र शासक है। हुमायूं ने आखिर अपना अभियान शुरू कहाँ से किया? तो हुमायूं जब पूछेगा कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, तो आपको पता होगा जो पानीपत का पहला युद्ध था उसमें बाबर ने किसको लेके गया था?
पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें बाबर के साथ हुमायूं भी था। इसका मतलब पानीपत का पहला युद्ध ये हुमायूं के समय की जीवन की पहली युद्ध थी। पूछेगा कि राजा बनने के बाद क्या, आखिर राजा बनने की बाद, राजा बनने के बाद हुमायूं की पहली जो लड़ाई हुई वो कौन सी लड़ाई हुई? कालिंजर अभियान। कौन सा? कालिंजर युद्ध। कालिंजर अभियान कब हुआ? 1531 में। कालिंजर आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के महोबा नामक जगह पे कालिंजर युद्ध है। राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान कौन था? 1531 में कालिंजर अभियान हुआ। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं आखिर हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से ही, इनकी गर्भ से ही अकबर पैदा हुआ। कौन? अकबर पैदा हुआ। यानी अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। हमीदा बानो बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, उनके गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। लेकिन अकबर का जन्म होता कहाँ पे है? अमरकोट के राजा वीरसाल। अमरकोट के राजा जो थे, राजा वीरसाल, इनके यहाँ अकबर का जन्म होता है। ठीक है। इसमें पूछता है कि आखिर हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं सबसे पहले किस युद्ध लड़ा? तो मैंने बताया राजा बनने के बाद हुमायूं का युद्ध 1531 में था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने क्या किया? 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा? चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच में अटैक हो गया। किसके? हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में क्या हुआ? इसने किला को, चुनार को, मिर्ज़ापुर की जगह एक चुनार है, वहाँ पे इस किला को हुमायूं ने घेर रहा था। लेकिन शेरशाह को पता था, चूंकि ये बिहार का था, इसको ये पता था कि आखिर बाढ़ कब आती है। तो ये बाढ़ के समय का वेट किया, उसके बाद इसमें अटैक किया हुमायूं ने। तो यहाँ पे शेरशाह ने हुमायूं को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। उसके बाद यहाँ से कौन सी उपाधि धारण की? तो शाह की उपाधि धारण की। पूछेगा कि शेरशाह तो शाह की उपाधि कब धारण किया? तो चौसा के युद्ध के उपरांत। चौसा के युद्ध में इसको विजय मिलने के बाद अभी भी इसने क्या किया? हुमायूं को नहीं छोड़ा। उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कौन सा? कन्नौज का युद्ध, या इसी को बोलते हैं विलग्राम का युद्ध। कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में फिर कहाँ पे होता है? शेरशाह वर्सेस, ये भी हुमायूं के बीच में होता है। इसमें शेरशाह की सेना ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया। उसके बाद हुमायूं अपना जान बचाते हुए यहाँ से भाग निकला। का यहाँ से जान बचाए कि हुमायूं अपने यहाँ भाग निकला। भागते समय हुआ क्या? जो चौसा का युद्ध था, चूँकि जब बाढ़ आने लगा तो उस समय हुमायूं जो था, इसका सेनापति ने हुमायूं को लेकर कूद गया एक नदी में ही, गंगा नदी में। तो कूद गया तो उस समय एक क्या था? एक भिस्ती था। भिस्ती हम लोग इसी को बोलते हैं मल्ला। कौन से था? मुइज़ुद्दीन भिस्ती। कौन सा भिस्ती? एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई। तो भिस्ती का क्या नाम था? उसने एक दिन के लिए, हुमायूं बोला कि आप आइएगा दिल्ली, हम एक दिन के लिए आपको राजा बनाएंगे। तो उस भिस्ती ने क्या किया? उस भिस्ती ने शुरुआत की चमड़े के सिक्का का प्रारंभ किया। चमड़े का सिक्का। पूछेगा कि चमड़े का सिक्का का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मोइनुद्दीन भिस्ती के द्वारा चमड़े की सिक्के की शुरुआत किया गया। ये दिल्ली सल्तनत में, मुगल वंश में मात्र एक दिन के लिए शासक बना था। इतनी बातें मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब हम बात करते हैं आखिर जो कन्नौज का युद्ध हुआ, यहाँ से उसके बाद हुमायूं भाग निकला। भागने के बाद ये पंजाब के राजा, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को रख दिया। बोला कि मेरी पत्नी का आप देख रेख करते रहिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये गया, कुछ दिनों तक बाहर रहा वहाँ पे। उसके बाद शेरशाह 1545 में क्या हो गई? 1545 में जो शेरशाह हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। कैसे? इसने क्या कर रहा था? गोला बारूद फेंक रहा था, उसी बारूदवा से लटक के फिर इसके ऊपर आके अटैक हो गया, तो इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आया क्या?
इस्लाम शाह। इस्लाम शाह इसका बेटा था। शेर शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह आ गया, लेकिन यह भी एक योग्य शासक था। उसके बाद हुमायूं अपने दिनों का वेट कर रहा था। वो 1540 तो में गया था, लेकिन 1555 में एक अटैक किया, क्या, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा है कहाँ पे? लुधियाना में है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने अटैक किया और यहाँ से पुनः एक बार शेर शाह के द्वारा इस्लाम शाह को हरा करके यहाँ पे भारत में पुनः प्रवेश किया गया। पूछेगा कि किस युद्ध के उपरांत? एक 1555 में एक मच्छीवाड़ा के बाद सरहिंद, क्या, सरहिंद जो जगह है ये चंडीगढ़ में है। कहाँ? चंडीगढ़ में। सरहिंद के युद्ध में इसने किसको? सिकंदर खां को पराजित किया। किसको? सिकंदर खां को पराजित करते पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी भारत में पुनः एंट्री मच्छीवाड़ा के युद्ध से हुमायूं का होता है। लेकिन हुमायूं जो है इस युद्ध में तो गए थे, लेकिन जो सरहिंद का युद्ध था इसमें इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हुमायूं का सबसे बहादुर सेनापति बैरम खां के द्वारा सरहिंद युद्ध का नेतृत्व किया गया। उसके बाद क्या करता है हुमायूं? एक दीन पनाह नामक लाइब्रेरी बनवाता है। क्या? पुस्तकालय बनवाएगा। पूछेगा कि दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं के द्वारा किया गया। आखिर इनकी मृत्यु कैसी हो गई? तो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के बाद, ये एक बार दीन पनाह की सीढ़ियों बैठ के फर्स्ट क्लास किताब पढ़ रहा था और वहाँ से गिरा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। यानी सीढ़ियों से गिरने से इसकी क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, उनका नाम है लेन पूल। क्या? लेन पूल। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि हुमायूं की ज़िंदगी लड़खड़ाते लड़खड़ाते ऐसे गिरी जैसे ये सीढ़ियों पर से गिरते गिरते ख़त्म हो गई। क्या? हुमायूं की ज़िंदगी लड़खड़ाते लड़खड़ाते सीढ़ियों से अंत तक, मरते दम तक ये सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1555 में होती है। कब? 1555 में। 1553 में इसने क्या किया? दीन पनाह की स्थापना किया था। ठीक है, कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इतनी बातें हो गई। उसके बाद इनकी एक जो आत्मकथा है उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं की आत्मकथा क्या है? हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं स्वयं नहीं लिखा था। इनकी जो गुलबदन बेगम, इनकी जो बहन थी, गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं की बहन के द्वारा, ये क्या थी? हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया। लेकिन हुमायूं नामा में किसका जिक्र किया गया है? तो हुमायूं नामा में इसने गुलबदन बेगम ने ये बताया कि इसमें बाबर और हुमायूं के संघर्षों का बारे में जिक्र किया गया है। यानी बाबर अपने शुरुआती दिनों में कैसे संघर्ष किया, फिर यहाँ पे मुगल सत्ता कैसे स्थापित किया, उसके बाद हुमायूं ने किस तरीके से युद्ध अभियान को दोबारा जीता, दोबारा गद्दी पे बैठा, इसका जिक्र हुमायूं नामा ने किया गया है। इतनी बातें आपको हुमायूं के संबंध में याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हुमायूं था ये किस में विश्वास रखता था? ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था। उसके बाद ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष में विश्वास रखने वाला एकमात्र शासक कौन था? हुमायूं। पूछेगा कि 7 दिन 7 कपड़े पहनने वाला, क्या सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रंगों के जो कपड़े थे उसको कौन पहनता था? तो हुमायूं एकमात्र शासक था। मैंने आपको क्या बताया था? होली के त्यौहार का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको पिछली क्लासेस में आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दिया हूँ। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? देखिए, जो द्वैध शासन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया।
द्वैध शासन किसके द्वारा शुरू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद इसका समापन किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका समापन कर दिया गया। आपको पता होगा जो लॉर्ड माउंटबेटन थी, यानी पूछेगा कि भारत विभाजन की योजना किसका? भारत को विभाजन का जो प्लान था ये किसने तैयार किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? जो प्रेस एक्ट था, क्या प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लेकिन प्रेस एक्ट को शुरू किसके द्वारा किया गया? तो ये लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। यानी प्रेस पर टैक्स लगेगा, ये बात लिटन के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आपको सुना ही था। लॉर्ड कर्जन क्या किए थे? ये 1905 में क्या किए थे? बंगाल विभाजन। पूछेगा कि बंगाल विभाजन करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। इसकी नीति क्या थी? बांटो और छोड़ो। बांटो और अलग करने की नीति किसकी थी? ये लॉर्ड कर्जन की थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें और बताया था कि आखिर सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार, क्या पूछेगा कि रेलवे लाइन जो बिछाया गया सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। लेकिन रेलवे लाइन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो शुरुआत रेलवे लाइन बिछाने का हुआ डलहौजी के समय में। रेलवे लाइन जो बिछाने का शुरू हुआ था, ये परंपरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। पहली जो ट्रेन चली थी ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1853 को 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कहाँ तक चली थी? थाने के बीच में जो पहली हमारी ट्रेन थी, पहली ट्रेन ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी। डलहौजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है? ये व्यापगत का सिद्धांत। क्या? व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, इसी को बोलते हैं क्या? हड़प नीति। पूछेगा कि हड़प नीति किसके द्वारा शुरू किया गया? तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को शुरू किया गया। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखने होगा। उसके बाद पूछेगा आखिर विधि आयोग किसके समय बनाया गया? लॉर्ड मैकाले के समय में। क्या? जो हमारा विधि आयोग था ये किसके समय बनाया गया? तो मैकाले के समय में बनाया गया। मैकाले से संबंधित पूछता है कि अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसके समय में किया गया? तो अंग्रेजी जो शिक्षा है इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकाले के शासनकाल के समय से शुरू हुआ। इतनी बातें आपको ये अंग्रेज गवर्नरों से याद रखना है। उसके बाद पूछता है कि आखिर बंगाल का पहला गवर्नर, क्या बंगाल का पहला आपका कौन गवर्नर कौन है? फिर पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर के बाद बनता है क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया भारत का वायसराय। क्या? भारत का वायसराय बनाया गया। फिर भारत के वायसराय को ही बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? गवर्नर जनरल हमारा हुआ माउंट बेटन। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। क्या बनेगा? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बाद आपका कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिंक। पूछे थे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्या? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो आपको यहाँ से समझ आया, क्लाइव के बाद हेस्टिंग्स आता है, हेस्टिंग के बाद कैनिंग आता है, फिर बेंटिंग आता है, उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी आते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से बंगाल के गवर्नरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम आपके बीच में डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, अमेरिका के संविधान से तो आपको पता होगा कि न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कहाँ से 12 से लेकर के 35 तक हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने की जो विधि है, इसे भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ए, बी और सी तीनों, यही ऑप्शन हमारा सही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखिए, तो भारतीय संविधान है, पूछेगा विधि का शासन, विधि का शासन, उसके बाद विधि द्वारा स्थापित क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में बच्चे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जो कि मैं आपको एक जगह ही लिखा दे रहा हूँ। देखिए, विधि का शासन तो हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन या इसी को बोलते हैं यूके। और विधि द्वारा स्थापित क्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये जापान के संविधान से लिया गया है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। फिर पूछेगा कि आखिर प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना का विचार है, ये हमारा यूएसए के संविधान से प्रेरित है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, क्या? प्रस्तावना की भाषा, ये कहाँ से लिया गया है? इसे हम लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग समवर्ती सूची, किसका? समवर्ती सूची जो लिए हैं संविधान में, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद पूछेगा कि आपातकाल, इसको हम संविधान कहाँ के संविधान से लिए हैं? जो जापान का संविधान है, यहाँ से आपातकाल को लिया गया है। उसके बाद संविधान संशोधन को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। उसके बाद जो आपका यूके है, यानी ब्रिटेन से हम लोग क्या किए लिए हैं? संसदात्मक प्रणाली, यानी संसद की व्यवस्था जो है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको क्या बताया था? राष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इतनी बातें हम आपको यहाँ से बता दिए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार से सुमेलित नहीं है? ये चीज़ एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचायतों का जिक्र तो संविधान के भाग 9 में किया गया है। 9 के क में नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। 9 के ख में सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है। अधिकरण भाग 10 में तो इसका जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, जो भाग 10 है, इसमें तो बात किया गया है क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, यानी SC ST के जो क्षेत्र हैं, जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 10। लेकिन अधिकरण की चर्चा संविधान का भाग जो कौन सा भाग है? भाग 14 का ए जो है, क्या? भाग 14 का जो ए है, इसमें अधिकरण का जिक्र किया गया, यानी XIV, इसी को हम लोग बोलते हैं 14। भाग 14 में किसका बात किया गया है? संघ और राज्यों के लिए, संघ और जो राज्यों के लिए होगा
लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा, इसकी बात किया गया है कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 14 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 में किसका जिक्र किया गया है? सॉरी, आर्टिकल गलत मुंह से निकलता है। भाग, संविधान का जो भाग हमारा है 15, इसमें हम लोग बात किए हैं निर्वाचन की बात। किसकी? निर्वाचन की बात कही गई है। उसके बाद भाग 16 जो है, इसमें बताया गया है कुछ वर्गों का विशेष आरक्षण। क्या? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में बात किया गया। 17 क्या कहता है? भाग 17 में राजभाषा, क्या? राजभाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आर्टिकल नंबर 343 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। उसके बाद भाग 18 में किसका जिक्र किया गया है? 18 में है हमारा आपातकाल का जिक्र किया गया है। भाग 19 में किसका जिक्र है? प्रकीर्ण का जिक्र है। किसका? प्रकीर्ण का जिक्र किया गया है। जो भाग किसका है? भाग 20 कहता है क्या? प्रकीर्ण के बाद संविधान संशोधन। संविधान में जो संशोधन हम लोग दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आर्टिकल नंबर 20 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आयकर भाग 21 में है। और संविधान का जो भाग 22 है, इसमें किसका जिक्र किया गया है? इसमें यह बताया गया है जो संविधान का भाग होगा वो हिंदी। भाग 22 में क्या बताया गया? भाग 22 में यही बताया गया कि संविधान का भाग होगा ये हिंदी से संबंधित, ऐसे कुछ लिखा गया भाग 22 के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। इतना तो मैंने आपको 10 से लेकर बता दिया। अब हम बात करते हैं 1 से लेकर के आखिर 10 तक क्या है। संविधान की भाग 1 में आपका राज्य प्लस यूटी के बारे में बताया गया है। संविधान 2 में क्या बताया गया है? संघ और उसके राज्य से। उसके बाद दूसरे में हमारा बताया गया है क्या? वेतन और भत्ते। क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। उसके बाद वेतन भत्ते। फिर बात करता है तीसरे में मौलिक अधिकार, जहां हम लोग वेतन लेते हैं उसके बाद अपने अधिकारों की बात करते हैं। उसके बाद किसकी बात करता है? जो भाग 4 है, इसमें डीपीएसपी। डीपीएसपी को बोलते हैं हम लोग क्या? डीपीएसपी को हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। लिख लीजिएगा क्या? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 4 का ए। इसमें किसका जिक्र किया गया है? मौलिक कर्तव्य का। किसका? मौलिक कर्तव्य का जिक्र आर्टिकल नंबर 4A यानी अनुच्छेद हमारा 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A। भाग 4 के बाद हमारा जो संविधान का भाग 5 है वो संघ के बारे में बताता है। भाग 6 जो है ये राज्यों के बारे में बताता है। उसके बाद जो भाग 7 है इसे हटा दिया गया। क्या किया गया है? हटा दिया गया। संविधान के किस भाग को हटाया गया है? भाग 7 को हटा दिया गया। उसके बाद ये किसके द्वारा हटाया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो आर्टिकल नंबर 238 था इसे हटा दिया गया है। उसके बाद भाग 7 के बाद आता है हमारा भाग 8। भाग 8 में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। किसके? केंद्र जो शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। भाग 8 के बाद जो हमारा आया भाग 9 में यानी पंचायत नो कर। कहते नहीं पंचायत ज़्यादा न कर, न से 9 हो गया। भाग 9 में पंचायत का जिक्र हो गया। 9A में मेरा हो गया नगर पालिका के बारे में, और 9 के ख में सहकारी समितियाँ। भाग 10 के बारे में मैंने क्या बताया कि जो भाग 10 मेरा है इसमें हम लोग SC ST क्षेत्र के बारे में जानते हैं। संविधान का भाग 11 क्या कहता है? जो संविधान का भाग 11 है इसमें भाग 11 इसमें हम बताते हैं संघ एवं राज्य की शक्तियों का जो बंटवारा होगा,
यानी एक और एक यानी 11 संघ और राज्य क्षेत्र आपस में क्या कर जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, भाग 12 में हम लोग चलेंगे। फिर यहाँ किसकी बात होगी, वित्त, किसकी बात होगी, धन की बात होगी। वित्त के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाद की बात होगी। वित्त समुदाय वाद और संपत्ति के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल भाग नंबर 12। जो हमारा भाग 13 होता है, इसमें यही बताया गया है कि हम लोग जब धन इकट्ठा हो गया तो क्या करेंगे, व्यापार, यानी व्यापार और वाणिज्य के बारे में, यानी हम भारत के किसी भी राज्यों में जा कर के व्यापार कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। आर्टिकल भाग नंबर 13 में जिक्र किया गया। 14 में मैंने क्या बताया, 14 का ए जो है अधिकरण है, और 14 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए एक सेवा आयोग। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। यानी जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे, टोटल भागों की संख्या संविधान में 22 है। जब संविधान बना था यानी स्टार्टिंग में कितने भाग थे, 14, बाद में कितने और जोड़े गए, 8। ये तो आपकी हो गई भाषाएं। यानी जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी, पहले स्टार्टिंग में 14, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। यानी इस समय कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग, 22 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची है आपकी, 12 अनुसूची है। और कितने अनुच्छेद हैं, 395 प्लस अनुच्छेद हैं संविधान के अंतर्गत। चूंकि संशोधन होते गया उसमें क ख जुड़ते गया, 495 करीब पहुंच गया। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। यानी अधिकरण जो है भाग 9 भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस में है, मैंने आपको बताया, आर्टिकल भाग 14 का क में है। इतनी बातें आपको संविधान से याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा वित्त आयोग है, ये गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में बताया जा रहा है। जो आर्टिकल नंबर क्या, आर्टिकल नंबर 280 है, ये बताता है हमारा वित्त आयोग के बारे में। इसमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता है, जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन थे, KC नियोगी। KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। क्या, केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है, पैसों का बंटवारा करता है। यानी कितने संसाधन, या तो बोलेगा पैसों या बोलेगा संसाधनों का बंटवारा। किसका, संसाधनों का बंटवारा करता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो वित्त मंत्री होगा वो ये देखेगा कि आखिर केंद्र में कितने पैसे की आवश्यकता है और राज्य में, तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत इसका जिक्र किया गया। हम बात कर रहे थे, क्या आपको बताए थे आर्टिकल नंबर 356 के बारे में। क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 352 में क्या है, 352 और 356 4 जोड़े, फिर 4 और जोड़े, 360। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पूछेगा वित्तीय आपातकाल आज तक लगा है, कभी नहीं, 0 बार लगा है। 352 में क्या है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र आर्टिकल नंबर 352 में है। 356 में क्या है, राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से पूछते हैं आखिर देश में क्या चल रहा है आपके राज्य में, तो अगर राज्यपाल बताएगा हमारे राज्य में क्या है, इस समय दिक्कत है, तो वहाँ पर राजकीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाएगा। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 267 क्या बताया था, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी के समय में पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, यहीं से निकाला जाता है। कोरोना के समय में इमरजेंसी के फंड के आर्टिकल नंबर 267 के तहत यहाँ से मनी निकाल करके लोगों को दान दिया गया। और आर्टिकल नंबर 266 में क्या बताया, संचित निधि। संचित निधि, यहाँ से जो पैसे मिलते हैं किसको किसको, संचित निधि से मैंने आपको बताया था कुछ लोगों को मनी दिया जाता है, संचित निधि के तहत दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने किस पे, हम अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 267 के बारे में बता दिया, उसको मैंने बताया संसद के बारे में। जो आर्टिकल नंबर 79 है इसमें तो संसद का जिक्र किया गया है। फिर हम बात करते हैं 80 में तो राज्यसभा का जिक्र किया गया है। फिर जो मेरा 81 है
इसमें लोकसभा का जिक्र किया गया है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 89 और 93 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 89 और 93। 89 में मैंने बताया था कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, किसके? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 89 में। और आर्टिकल नंबर 93 में क्या बताया गया है? इसमें मेरा बताया गया है जो लोकसभा के क्या हैं, लोकसभा के आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 3 में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर्टिकल नंबर 98, इसमें संसदीय सचिवालय के बारे में बात किया है, जो कि मैं पिछले वीडियोस में बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में हम डिस्कस किए हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एन.के. सिंह। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? यानी जो आपकी ये पृथ्वी हो गई, इसके नीचे जो दबा हुआ नीचे का भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए पृथ्वी के नीचे लिक्विड पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्या? मैग्मा। ये कैसी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इस समय क्या निकलते हैं बाहर? लार्वा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लार्वा ये बाहर निकलते हैं। तो ये इसका जो मुख होगा, यानी जहाँ से लावा निकलेगा, इस मुख को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या? क्रेटर। क्रेटर जो जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी जो उसका छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रेटर। यानी पृथ्वी के नीचे लिक्विड फॉर्म में जो भी द्रव भरे हुए हैं, उसे हम लोग किसकी संज्ञा देंगे? मैग्मा की संज्ञा देंगे। अब इसमें पूछा है कि नीचे द्रवीभूत शैल, यानी नीचे लिक्विड अवस्था में जो है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्मा। लावा क्या है? लार्वा जो है मेरा, ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके ज्वालामुखी के बारे में। जब पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है, ये किस ज्वालामुखी को बोला जाता है? तो स्ट्राम्बोली। जो आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। उसके बाद पूछता है कि माउंट एटना और वेसुवियस। क्या? माउंट एटना एंड वेसुवियस, ये ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इटली के ज्वालामुखी हैं। कहाँ के? इटली के ज्वालामुखी हैं। सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया कि आखिर किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं आते हैं? तो आपका एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप में है। भूकंप किस महाद्वीप में नहीं आते हैं? मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भूकंप नहीं आते हैं। किस महाद्वीप में एक भी नदी नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में एक भी डिजर्ट नहीं है। सॉरी, डिजर्ट नहीं है। नदी कहाँ पे नहीं है? सऊदी अरब में एक भी नदियाँ नहीं है। ये बातें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। माउंट एटना और वेसुवियस के बारे में यहाँ बात हो गई। उसके बाद पूछता है कि आखिर फ्यूजियामा, क्या विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो जापान का क्या है? फ्यूजियामा। ये सबसे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। क्या? बैरन ज्वालामुखी। ये कहाँ पे है? तो ये क्या है? भारत में स्थित है। कहाँ? अंडमान और निकोबार में अवस्थित है भारत में, जो कि कैसा ज्वालामुखी है? सुप्त अवस्था में स्थित एक ज्वालामुखी है। फिर बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। कहाँ से? अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे एक भी भूकंप नहीं आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी भूकंप नहीं आते हैं। सिसिली ज्वालामुखी कहाँ का है? क्या? सिसिली ज्वालामुखी। इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आखिर सिसिली कहाँ का ज्वालामुखी है। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
क्या है कि आखिर वर्लुंग जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसे वर्लुंग जंबगो नाम से तिब्बत के क्षेत्र में, कहा जो हमारा तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्लुंग जंबपो कहा जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में बहती है। कहाँ पे, उड़ीसा। उड़ीसा महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील जो कि कहाँ अवस्थित है, तिब्बत में। यहाँ से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यानी भारत के बाहर से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। मानसरोवर झील से इनका उद्गम होता है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये गोमुख हिमानी के जगह से गंगा नदी का उद्गम होता है। पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, क्या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी जो कि 2525 किलोमीटर इनकी लेंथ है। पूछेगा कि आखिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। गोदावरी नदी को हम लोग बोलते हैं क्या, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। गोदावरी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, गोदावरी जो कह सकते हैं कि दक्षिणी गंगा, क्या दक्षिणी गंगा, क्योंकि गंगा के जस्ट दक्षिणी साइड में गोदावरी नदी स्थित है। पूछेगा कि दक्षिण भारत की, क्या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। किसको, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, क्या ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसकी बात पूछ सकता है आखिर जमुना क्या होता है, जमुना। पूछेगा कि गंगा की सहायक नदी, सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। तो जमुना किसको बोलते हैं, जमुना हम लोग किसे बोलते हैं, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इन दोनों नदियों का मेल होता है तो इस संयुक्त जलधारा को हम लोग जमुना नाम से जानते हैं, जमुना नाम से। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। इस स्लाइड से नदियों के जो क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। उसके बाद पूछ सकता है आखिर बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, क्या बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक बोलते हैं। नेपाल में कौन सी नदी है, काली नदी है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो इस समय भारत और नेपाल का विवाद चल रहा है काली नदी को लेकर चल रहा है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्थित है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी का विवाद चल रहा है वो तीस्ता नदी विवाद चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे आखिर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है। जो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। बिहू कहाँ का है, तो आपको पता होगा बिहू कहाँ का है, असम का। ठीक, बिहू आपका हो गया, असम का लोक नृत्य हो गया। घूमर कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। गरबा कहाँ का हो गया, गरबा हो गया गुजरात का हो गया। पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। अब आता है चारकुला नृत्य कहाँ का है। चारकुला नृत्य कहाँ का है आप लोग बताइएगा, झारखंड का, मिजोरम का। कर्मा और पांडव ये भी नहीं है। राव नाच, भांगड़ा और राउफ, क्या भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा और गिद्धा जो है ये आपका हो गया पंजाब में।
उसके बाद हो गया क्या, रऊफ या कूदनाच, ये कहाँ के हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के। लावड़ी कहाँ का हो गया, लावड़ी हो गया आपका महाराष्ट्र का। कथक मेरा हो जाएगा उत्तर भारत का, और कथकली मेरा हो जाएगा केरल का। यानी पूछा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, चारुकुला, कर्मा और पांडव। क्या, चारुकुला, कर्मा और पांडव से हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से, चारुकुला, कर्मा, पांडव, ये यूपी के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। यूपी के बारे में बहुत फेमस है क्या, कजरी। कजरी कहाँ का है, यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है। और यूपी के बारे में पूछता है आखिर उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछता है। क्या, यूपी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया है, सबसे ज़्यादा यूपी में किसकी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है, 80। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31। ठीक, उसके बाद क्या है, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 + 1। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 200। उसके बाद मैंने राज्यसभा की सीटों के बारे में जिक्र कहा था। क्या, राज्यसभा की जो सीट है इनके बारे में मैंने जिक्र कहा था। क्या क्या बताया था कि जो राज्यसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कितनी है, 19 में है। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे कितनी है, 18 है। फिर आपके राज्यसभा की सीटों के बारे में आता है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कितनी कितनी सीटें हैं, आपकी 11 सीटें हैं। गोवा में कितनी सीटें हैं, तो 1 सीट है मात्र राज्यसभा की। उसके बाद पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं, तो पुदुचेरी में भी हमारी कितनी सीटें हैं, 1 सीटें मात्र राज्यसभा की हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए, राज्यसभा के जो सीट होते हैं तो इनमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किया करता है। उसके बाद जो लोकसभा में होते हैं, जो आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसके तहत जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन था, उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे है। जो दक्षिणेश्वर मंदिर है आपका, ये कहाँ पे है, कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। अब देखिए, हम बात करते हैं मंदिरों के बारे में। जो आपका इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे तट मंदिर कहाँ पे है, ये अवस्थित है कहाँ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद पूछता है खजुराहो का मंदिर, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसे किसे बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। कैसे याद रखना है, कहते ना खच्च से, खच्च से काट देखो, मतलब खच्च, यानी चंदेल शासक खजुराहो से हो गया। ठीक, उसके बाद पूछता है आपका कौन सा मंदिर, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ और बद्रीनाथ आपके कहाँ पे हैं, ये दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है। बद्रीनाथ कहाँ पे है, अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद मंदिरों के बारे में इंपॉर्टेंट जो मंदिर पूछता है कि आखिर दशावतार का मंदिर, दशावतार का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पे है, ललितपुर में है। उसकी बात पूछ सकता है कि आखिर पुरी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे है, तो आपकी इसकी लोकेशन है उड़ीसा, पुरी में। कहाँ, पुरी उड़ीसा में अवस्थित है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की लोकेशन है महाराष्ट्र।
कहाँ पे? महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, क्या जो मोढेरा है इसका सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये स्थित है आपका गुजरात नामक स्थान पे। सूर्य मंदिर अवस्थित आखिर कहाँ पे है? जो सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? ब्लैक पैगोडा आपको क्या बताए थे? सूर्य मंदिर अवस्थित है कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ पे? कोणार्क उड़ीसा में। ठीक, इतनी बातें आपको मंदिरों से यहाँ से याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर क्या होगा? एक आप ग्लास लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक, ये ग्लास है, अगर इसमें क्या किया जाए, पानी डालेंगे, पानी के ऊपर बर्फ रखेंगे, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो इसका स्तर सेम का सेम वैसे रहेगा, यानी इसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी क्या होगा? अपरिवर्तित, बोले तो नो चेंज। यानी बर्फ जो है अगर पिघल भी जाता है तो इसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, और आखिर हम बात करते हैं बर्फ के बारे में। बर्फ किसको बोलते हैं? तो मैंने क्या बताया था कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ गलता है, सॉरी बर्फ बनता है। ठीक, मैंने आपको कल बताया था कि पानी के बारे में, पानी का फार्मूला क्या बताया? H2O। उसके बाद इसका परमाणु भार कितना मैंने बताया? 18। फिर क्या बताया कि पानी के बाद मैंने आपको बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया। NaCl, इसे हम लोग नमक बोलते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं। सोडियम क्लोराइड, नमक। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम लोग क्या बोल गए? परम्यूटेड एसिड। या पेट में जो अम्ल होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है एंटाएसिड। क्या? एंटाएसिड। जैसे कभी कभी हम लोग नटाई भर खाए ले जब, तो कच्ची ढिकार आवत है, तो उसके लिए हम लोग पीते हैं क्या? इनो। क्या पीते हैं? इनो। इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। यही हमारा क्या है? इनो है। क्या है? इनो। ये कैसा माध्यम है? क्षारी। यानी जब हम लोग नटाई भरती कोनो चीज़ खाई ली थे, जब कच्ची ढकार आवत है, तो हम लोग केकर यूज करी थे? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के यूज लोगन करी थे। ठीक, अब क्या है मेरा? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रॉक्साइड, यानी बेरियम का फार्मूला होता है Be। Be को क्या बोलते हैं? BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रॉक्साइड। तो सिल्वर हाइड्रॉक्साइड क्या होगा? आपको मैंने क्या बताया था? एक बताया सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। इसका फार्मूला होगा सिल्वर हाइड्रॉक्साइड का, आप लोग लिख लीजिएगा AgOH का होल ट्वाइस। ये सिल्वर हाइड्रॉक्साइड कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। AgNO3 हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है पता है? स्याही है। कौन सी स्याही? जब हम लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं, पूछता है कि आखिर वोट में किस इंक का प्रयोग किया जाता है? AgNO3, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हमारे कनगुरियों में जो लगावत है यही आए AgNO3। ठीक, उसके बाद बात करते हैं किसकी? कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में। जैसे पूछता है कि आखिर HCl और HNO3, इसका 3:1 के रेशियो में जो अनुपात होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज, यानी अम्लों का राजा। पूछेगा कि सोना किस में घुलता है, तो जो मेरा सोना है, सोना बाबू है, वो किस में घुलता है? वो अम्लराज में ही घुलता है। वो वाले सोना बाबू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सोना यानी गोल्ड यानी Au होता है, सोने को हम लोग किस प्रतीक से जानते हैं? Au। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज में घुलता है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे सोने के बारे में पूछता है चांदी।
चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। पारा, इसका प्रतीक क्या है? Hg। ये द्रव धातु पूछेगा, एकमात्र द्रव धातु कौन सी है? पारा है। एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है? तो हमारा हो गया Br यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। सर्वाधिक क्रियाशील आपका अधातु कौन सा है? क्लोरीन, जो कि फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्लोरीन से कम है। सबसे ज़्यादा क्या है? क्लोरीन। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, जो MgSO4 × 7H2O है, मेरा इप्सम सॉल्ट है। क्या? इप्सम सॉल्ट। अब मैंने आपको बताया था क्या? Na2CO3 × 10H2O। जो मेरा MgSO4 × 7H2O है, इसे हम लोग बोलते हैं इप्सम लवण। Na2CO3 × 10H2O हो गया मेरा धावन सोडा। कौन सा? धावन सोडा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम। Na से होता है सोडियम, CO3 से मेरा हो जाएगा कार्बोनेट। Na2SO4 × 10H2O, ये सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? ZnSO4 × 7H2O। इसे मैंने आपको कल क्या बताया था? ZnSO4 × 7H2O में कितने पानी होते हैं? 7 पानी होते हैं। आपको मैंने कल बताया था क्या? FeSO4 × 7H2O, इसे हम लोग क्या बोले थे? हरा कशीस। और बोले थे CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? HgS, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट को हम लोग सिंदूर बोलते हैं। सिंदूर मतलब जो लड़कियां यहाँ पे लगाती हैं मांग में, उसे बोलते हैं सिंदूर। इसका फार्मूला क्या है? HgS। नौसादर का फार्मूला क्या है? NH4Cl। कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था? CH3COH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरके का अम्ल। इसका वैसे क्या नाम है? एसिटिक एसिड। फिर क्या आता है हमारा? सिरके के अम्ल के बाद आता है C2H5OH, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एथेनॉल। यही है हमारी दारू। क्या है? दारू। दारू पी कर डांस करे, डांस करे। C2H5OH, एथेनॉल। ठीक, उसके बाद जहरीली शराब, एक और बढ़िया दारू होती है। कौन? C3H5OH, ये हमारी है मेथेनॉल। ये क्या है? जहरीली शराब, इसे कोई पिएगा नहीं। ठीक, जहरीली शराब। उसके बाद क्या आता है? C2H5OH, एथेनॉल। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये ऊख, महुआ द्वारा दारू बनती है गांव में, देसी दारू। वो पीने में ज़्यादा मजा आएगा। अगर यहाँ इसको कोई गलती से मेथेनॉल पी लिया तो चला जाएगा, उसको पीजिए कुछ टाइम तक चलेगा। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसकी उपस्थिति में प्रकाश में पादप कोशिका और किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका, यानी जंतु कोशिका और पशु कोशिका में विभेद कैसे होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? जो कोशिका भित्ति होती थी, कोशिका भित्ति के पाई जाती है किसमें? आपकी पादप कोशिका में। यानी जो पौधे होते हैं उसमें केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब एक मज़ेदार बातें बताते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति का काम क्या होगा? इसका मेन काम है पौधों को आवरण यानी ढके रहना और सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा और सहायता प्रदान करना कोशिका भित्ति का काम होता है। कोशिका भित्ति के नीचे ही कोशिका झिल्ली होती है। यानी मानव शरीर में क्या पाया जाता है? वनली और वनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पूछे जाएगी कोशिका झिल्ली
निम्नलिखित में कोशिका झिल्ली किसे पाई जाती है? तो मानव शरीर और इसमें भी पाई जाती है। पौधों का देखेंगे आपका ये बाहरी भाग होगा जिसे कोशिका भित्ति कहेंगे, उसके अंदर वाले का भाग होगा जो ये वाला लेयर होगा, ये कोशिका झिल्ली, यानी इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। लेकिन मनुष्यों में कौन सा पाया जाता है? केवल का केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के बारे में मैंने आपको कल बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि आखिर कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। हुक से हम लोग कौन सी कोशिका पाते हैं? मरी हुई कोशिका, यानी सबसे पहले मृत कोशिका की खोज हुई, फिर जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे, इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया। आखिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया? क्या कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। और क्या बातें हुई थी? बात यह हुई थी सबसे ज़्यादा आखिर जनन की सबसे ज़्यादा जनन किस कोशिका में होता है? तो जो लीवर की कोशिका होती है। किसकी? लीवर, इसी को हम लोग बोलते हैं जिगरा। सबसे ज़्यादा पुनर्जनन की क्षमता, क्या पुनर्जनन की जो क्षमता होती है तो वो लीवर में होती है। और सबसे कम जो है पुनर्जनन की क्षमता किस में होती है? तो ब्रेन के सेल में, यानी दिमाग के जो नसें हैं, दिमाग की जो सेल होती हैं, सबसे कम क्या होती हैं? जनन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लीवर में 2-3 बार चाकू मारेंगे तो लीवर कटेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको प्रजनन करके वो फिर से सही कर लेगा। इसका मतलब अगर दिमाग में कभी कभी इंसान को जब चोट लगता है तो उसमें जनन नहीं होता है, उसकी कोशिकाएं दोबारा नहीं बनती हैं, इसलिए दिमाग की चोट लगने के बाद इंसान की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। तो आखिर मानव शरीर, वैसे अगर पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? जो शुतुरमुर्ग का आपका एग है वो सबसे बड़ी कोशिका हो गई। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। यानी पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। इतनी बातें आपको मैंने कल बता दिया था। अब हम बात करते हैं आखिर मानव शरीर में, किसके? मानव का जो शरीर होता है इसमें कोशिकाएं, सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, और सबसे लंबी कौन सी होगी? लंबी और बड़ी में आपको अंतर समझ में होगा। लंबी मतलब बहुत लंबा, बड़ा मतलब इसको पूरा हम लंबा बोलते हैं। बड़ा मतलब उसमें चौड़ाई भी होती है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं लंबा हूँ। ठीक, एक आदमी होगा बड़ा होगा, उसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बड़ी होगी। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होगी? न्यूरॉन। सबसे लंबी कौन सी कोशिका होगी? न्यूरॉन, यानी दिमाग। न्यूरॉन कोशिका यानी तंत्रिका जो कोशिका होती है, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल। ओके, और बाकी का हमारा ऑप्शन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। क्या? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? जो बड़ी कोशिका होगी ये होती है अंडाणु। अंडाणु यानी ओवम। अंडाणु कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था स्त्रियों के पास सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म। स्पर्म जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, ये नर के पास होता है, ये मादा के पास होती है। इतनी बातें मैंने आपको कल बताया था। फिर मैंने क्या बताया कि आखिर जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला आपका कौन सा है? पादप विज्ञान, और दूसरा कौन सा है? जंतु विज्ञान। जो आपका पादप विज्ञान है इनके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु।
बाकी जीव विज्ञान के ओवरऑल जनक कौन से हैं? अरस्तु। ठीक, इतनी बातें मैंने आपको शायद कल अच्छी तरीके से बता दिया है। पेपर में पूछेगा पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक, चेचक का जो टीका है उसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर है। पोलियो की खोजकर्ता कौन है? पोलियो का जो टीका है उसके खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो अंतर मैंने आपको तो बता दिया। फिर क्या है आपका आता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने क्या क्या बताया? जो क्लोरोप्लास्ट में होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाएगा? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? जो पूछेगा कि आखिर केंद्रक डीएनए के अलावा केंद्रक कहाँ, न्यूक्लियस के अलावा केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक आपका मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक पाया जाता है। पूछेगा कि मानव शरीर के अलावा केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर के अलावा केंद्रक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मानव शरीर में केंद्रक तो आपका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक पाया जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आता है आपका क्या लिखा है? अंतःप्रद्रव्यकी जालिका। इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? मान लीजिए आपका कोई कोशिका है, ये कोशिका पिचक न जाए, क्या करना जाए? दब न जाए। इसके लिए क्या करता है? इसको अस्थाई आकार देने के लिए क्या पूछे? कोशिका को अस्थाई आकार, यानी कोशिका को पचकने न पाए। क्या? पचकने न पाए, यानी पचकने से बचाता कौन है? तो पचकने से जो बचाता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन महत्वपूर्ण क्या है? क्या? कोशिका पचकने न पाए। क्या? पचकने न पाए। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। क्या? राइबोसोम के बारे में मैंने क्या बताया था? कोशिका के अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्यों क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है? जहां पर कोई माल बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसका मतलब जो प्रोटीन है इसका सर्वाधिक निर्माण कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन कितने प्रकार के हुए? 2 टाइप्स के। एक हमारा होता है 70S और होता है एक 80S। यस मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब यह है कि कोई लिक्विड में अगर जो राइबोसोम है सबसे पहले नीचे जाएगा वो सबसे भारी होगा। इसका मतलब 70S और 80S के बारे में हम आपको एक डिस्कशन देते हैं। जो 70S होता है ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। किसमें? प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें पाया जाता है हमारा 70S। जो 80S पाया जाता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्या होता है? जिनको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा आता है? आपका अमीबा आ गया, उसके साथ पैरामीशियम होता है, यानी जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो 70S प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बताते हैं आपको 70S में 2 इसका सब कॉन्टिनेंट है। देखिए इसका हम तोड़ते हैं किसमें किसमें? 70 और 80S को। इसको हम तोड़ते हैं 50 + 30S।
अब आपको सोच रहे होंगे 50 + 30 80 होता है, यहाँ 70 लिखा गया है, लेकिन इसका सब जो यूनिट है 50s और 30s है। 80s का सब यूनिट क्या है? 60s + 40s। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा कि 80s का सब यूनिट क्या है? 60s + 40s है। ये किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। इतनी बातें आपको यहाँ से शायद समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। कैसे? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके दो भाग होते हैं। इसके जो एक भाग होता है क्या, एक जो स्मूथ यानी जो चिकना भाग होता है, क्या चिकना वाला भाग होता है, और एक आपका रफ यानी खुरदुरा भाग होता है। जो आपका रफ यानी खुरदुरा पार्ट होगा, यहाँ से किसका निर्माण होगा? यहाँ से आपका निर्माण होगा प्रोटीन का। और जो आपका चिकना वाला भाग होगा, यहाँ से निर्माण होगा वसा का। क्या? वसा। क्योंकि वसा चिकना होता है, इसका मतलब याद रखिएगा, चिकने वाले से वसा का निर्माण होगा और खुरदरे वाले से आपका प्रोटीन का निर्माण होगा। उसके बाद कोशिका में क्या पाया जाता है? आपका मिलता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? तो ये परिवहन का काम करता है। क्या? परिवहन का काम करता है। परिवहन मतलब किसका? जो कोशिका के अंदर ऊर्जा बनी है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रांसफर होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। एक आपका होता है लाइसोसोम। इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी बताए हैं कि लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। इसका मतलब क्या हुआ? लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इसे कोशिका का पाचक बोलते हैं। यानी कोशिकीय जो पाचन की क्रिया होती है ये लाइसोसोम के द्वारा संपन्न कराया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका हो गई, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, उसके बाद आपका ER है यानी एंडिकुलम रेटिकुलम है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमको चोट मार दिया, ठीक? चोट लगने के बाद यहाँ की कोशिकाएं मर जाएंगी। इनको निकालने का कार्य किसका होगा? उनका आखिर भक्षण कौन करेगा? तो उनका भक्षण लाइसोसोम क्या करता है? ये आता है इसके ऊपर और सीधा इसके ऊपर फाड़ पड़ता है, खुद खुल जाता है, तो वो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती। यानी लाइसोसोम क्या करता है? कोशिकीय पाचन करता है, इसे आत्महत्या की थैली करते हैं। बाकी जो मान लीजिए मुझे यहाँ चोट लगी, आपको पता भी होगा, तो यहाँ पे जो मेरी कोशिकाएं डेथ हुई थी तो वहाँ पर लाइसोसोम जाकर के उन कोशिकाओं को मार रहा है। जो वहाँ पे कचरा है उसको वेस्टेज को ले जाकर अलग जगह हटा दे रहा है। ये काम किसका हो गया? लाइसोसोम का। अब हम बात करते हैं किसकी? केंद्रक की। किसकी? केंद्रक की बात करते हैं। इसे कोशिका का क्या बोलते हैं हम? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। कोशिका का जो ब्रेन होता है, मेन काम होता है केंद्रक का। केंद्रक यहीं बीच में होता है, न्यूक्लियस। ये क्या करता है? ये इन लोगों को बोलता है, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करने, बड़ी मार मारा। ये काम करता है कौन? केंद्रक। केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया। इसे कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद केंद्रिका को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ सेल। यानी कोशिका का मास्टर कौन होता है? वो आपका केंद्रक होता है। ठीक, इतनी बातें आपको शायद अच्छी तरीके से आ गई होंगी समझ। अब हम बात करते हैं कि आखिर मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। वयस्कों में 206 हड्डी, बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए 206, बच्चों में 300, और मांसपेशी मानव शरीर में कितनी होती हैं? 6 साल का बच्चा होगा, 6 3 करते करते 9 कर देगा। यानी कितनी मांसपेशी है? 6 3 9। रीढ़ की हड्डियों की संख्या, यानी कितने रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? 22 जोड़ी। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम। पूछे मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो आपको 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। तो हमारा कौन सा हो गया? कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। विश्व भर में 21 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? देखिए 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको मैंने युवा दिवस के बारे में बताया था, कब मनाता है? 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस। 12 जनवरी को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने आपको कब बताया था? 21 जून को मनाते हैं योगा डे। क्या? योगा डे। शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, क्या? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, चूँकि इनकी डेथ हो गई थी इसलिए हम लोग इस दिन मनाते हैं शहीद दिवस। 12 को युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन क्या है? विवेकानंद, क्या? स्वामी जो विवेकानंद है इनका हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस। ठीक, हम बात करते हैं क्या आखिर इम्पॉर्टेंट डेज क्या क्या है। मैंने जुलाई को बता दिया था, आपको अगस्त के बारे में मैं डेज को डिस्कस कर रहा हूँ। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 6 के बाद 3 जोड़िएगा, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। क्योंकि 9 अगस्त के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत, इसलिए भारत छोड़ो दिवस इसी दिन भी शुरुआत की जाती है। 14 अगस्त को क्या मनाते हैं? जो पाकिस्तान यानी नल्ला है इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। भारत का जो है 15 अगस्त को है, ये भारत का स्वतंत्रता दिवस है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त सन 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त के बाद हम लोग बताते हैं क्या? 29 अगस्त, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव पर 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। ये अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज थे, उनको हम आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दिए हैं। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। जो बच्चे टॉपर्स IQ परिवार पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखिए हम आप लोगों को यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से अब देखिए क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। कैसे? हम देखिए कल के क्वेश्चनों को पहले क्या कराए थे? सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का हम यहाँ पे रिवीजन कराए। जैसे मान लीजिए किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर का क्या कर दिया, यहाँ पर उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किया। तो कलंदर का उपाधि भारत ने कब जीता? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर जीता तो यहाँ पर कलंदर की उपाधि। खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण किया। मैंने आपको कल के क्वेश्चनों को भी आप लोगों के बीच में डिस्कस किया था। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था जियाउद्दीन माकबरनी के बारे में। जियाउद्दीन माकबरनी के बारे में क्या बता? तारिक ए फिरोज शाही, उसके बाद हसन निजामी, ताजुल नासिर, और उसके बाद मोहम्मद सिराज तबकात नासरी, और मोहम्मद, देखो मैंने क्या बताया था, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंद पे कौन जाएगा? तारिक के दिन। ऐसे सभी क्वेश्चनों को हम आप लोगों के बीच में ऐसे याद करा देंगे, केवल आप लोग डेली क्लास करते रहिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।